हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हमने जो वीडियो बनाया था मैथ का वो बेसिकली इंट्रोडक्शन था, जिसपे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आपके बुक के जो एनसीईआरटी आपका बुक है उस बुक का कुछ क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ठीक है, यानी गलत है कि सही है। ठीक है ना, सत्य और असत्य आपको बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए हमने पिछला वीडियो पे एक बात बोली थी कि देखिए ये बात आपको तो पता है ना, ये यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर -1, इधर -2। ये चीज़ तो आप लोग सीखे हैं कि नहीं। अब बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो हमारा ये सब नंबर्स होता है ना, इसी को तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, जो 1 2 3 4 करके जाता है, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो क्या ये सब जो नंबर है, ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या है? क्या होल नंबर है? ठीक है, तो होल नंबर किसको बोलते हैं? जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जीरो को ऐड करने से क्या बन जाता है? 0 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है। तो क्या हमारा प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है, वो एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो होल नंबर होता है, यानी जो होल नंबर क्या, जो पूर्ण संख्या होता है, उनमें 1 2 3 4 भी तो शामिल है कि नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है फटाफट। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आंसर लिख दिया है। ठीक है, देखिए क्योंकि सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह में शामिल होती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक इंटीजर किसको बोलते हैं? इन सबको इंटीजर्स बोलते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या? होल नंबर है। तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्यों असत्य होगा? क्योंकि देखिए जीरो जब शामिल हो जाता है तो वो तो होल नंबर हो जाता है, लेकिन सभी इंटीजर्स जो है वो तो होल नंबर नहीं ना है, क्योंकि होल नंबर में -1 -2 -3 ये सब तो शामिल नहीं ना होता है। इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। देखिए आंसर हमने लिख दिया है, ये असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक जो होते हैं, ऋणात्मक नंबर्स नहीं आते हैं। ठीक है, इतना दूर क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या यानी क्या? जो P/Q के रूप में होता है, यानी 2 और 3 को अगर हम ले लें तो ये 2 और 3 क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या? जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या पूर्ण संख्या है? तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में जब आएगा तो क्या ये सब नंबर पॉइंट में आता है? नहीं आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लेते। चलिए मैंने लिख दिया है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि 2/3 यानी 2/3 को एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम लोग पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। इतना दूर किसी को डाउट? चलिए इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैंने आपको कल बताया था उस पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने सीखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मतलब इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो परिमेय संख्या इसको बोलते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो। ठीक है, सही बात है। और जहाँ पे Q = 0 नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे, ठीक है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, या नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ Q = 0 नहीं होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या एक बात आप हमेशा अपने माइंड पे रखिएगा, ये जो परिमेय संख्या है और ये जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिला देते हैं ना, या ये दोनों को जब आपस में एक साथ जब मिल जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अरे ये बात समझ में आ रही है?
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मिलाने पर हमारा बनता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। जैसे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या हमारा 2/3, ठीक है, और ले लेते हैं 4/7, है ना, ये सब हमारा परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, √3, है ना, √5, पाई हो गया, ठीक है। तो इन्हीं सारे संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं यानी रियल नंबर बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 3, ठीक है। उदाहरण 3 में बोल रहा है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित करें। संख्या रेखा समझ रहे हैं ना, संख्या रेखा यानी ये वाला, ठीक है, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। इस पे हम लोग को √2 को दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ क्या है, तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। जैसे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ना। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये जो होता है ये हमारा होता है आधार, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी बी, ठीक है, बी फॉर बेस यानी आधार। और ये हमारा जो होता है, ये जो बेसिकली होता है, ये इस लाइन पे सीधा है, सीधा इस लाइन पे है, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, एक सीधा लाइन पे ऊपर से डाला हुआ वैसा रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब यानी एल, ठीक है, ये है हमारा एल, ठीक है। अब ये जो है ये हमारा बी हो गया बेस और ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो सीधा जो रेखा होता है, ठीक है, या जो ये सीधी रेखा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एच यानी हाइट। ये बात आपको पता होगी, ठीक है, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसको सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, जिसको इंग्लिश में प्रमेय बोलते हैं, हिंदी में थ्योरम, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए O, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये है आधार, ये है लंब और ये है ऊंचाई, बेस, लंब और हाइट, समझ में आ रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अब एक समकोण हम लोग त्रिभुज तो बना लिए, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दें, कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं और एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसी का और एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा आधार, ये लंब और ये इस पे डाला हुआ हाइट, ठीक है। ये है O, ये है A और ये है B। अब देखिए हमको √2 का स्थान निर्धारित करना है। तो मान लीजिए ये है 1, ठीक है, और ये भी है 1। तो हमको चाहिए ये वाला लाइन, यानी ये वाला √2 का लाइन है, ठीक है, इसको हमको चाहिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज OAB, ठीक है, OAB, या आप इसको OBA भी लिख सकते हैं, ठीक है, OBA में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए समकोण त्रिभुज ABO में, ठीक है, या AOB में, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए AOAB ही लिख देते हैं, बी में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से अब आप बोलिएगा कि सर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैथ में आपको ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, इस पे पूरा आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस आपको बनाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा माइंड में मतलब डाल लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा समकोण त्रिभुज होता है ना, जिसका 2 भुजा हमको दिया हुआ रहता है और तीसरा निकालना होता है, जिसका 2 भुजा हमको पता है और तीसरा निकालना होता है, तो उस जगह पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। हर जगह मैथ में कहीं भी आपको अगर ऐसा मिल जाता है जिसका 2 भुजा आपको पता है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या दिख रहा है, त्रिभुज हमारा AO, देखिए इसको निकालने का एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला बताते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि OA, ठीक है, ये जो आधार है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है आधार
आधार प्लस ये जो लंब है, ठीक है ना, आधार प्लस लंब, ठीक है, आधार प्लस लंब का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर बराबर आपका निकलेगा ओ बी, यानी ये जो हमारा हाइट है ना, यानी ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। यानी ओ बी निकालने के लिए ओ बी का स्क्वायर करेंगे और इधर लंब, यानी ये जो लंब है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करेंगे, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में सुविधा होगा, ठीक है। ये ओ बी, हमको ओ बी चाहिए तो ओ बी, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कहने का मतलब वही है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला पे आ गया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओ बी है तो ओ बी का जगह पे ओ बी लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, ओ ए कितना है, एक, ओ और ए एक ही ना है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी कितना है, एक है, ए बी एक है तो एक का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ओ बी, अब ये जो ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है, बराबर के इधर जब भी स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को जब हम लोग हटाते हैं तो इधर क्या होता है, अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है ना। तो ओ बी में अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा इधर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जो है इस पर हमारा अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। स्क्वायर जब भी हटेगा बराबर के इधर तो उस साइड में स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ओ बी बराबर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है, ये अंडर रूट। तो ओ बी हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा एक और एक 2, यानी रूट अंडर 2, ये हमारा ओ बी निकल के आ गया। इतना दूर किसी को दिक्कत, इतना दूर किसी को दिक्कत? ये कैसे आया, इससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है, क्या कहता है हमारा, देखिए यहाँ पे हम फार्मूला भी लिख देते हैं, एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे होता है बी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे दिक्कत करते हैं, तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर निकालने में, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में रहता है 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ लोग कर देते हैं 4 दूनी 8, ठीक है, क्या कर देते हैं 4 दूनी 8, यानी 4 को गुना कर देते हैं 2 से, तो ये बिल्कुल गलत है। स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर कहने का मतलब 4 गुना 4, 4 2 बार, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16, समझ में आ रहा है। क्यूब कहने का मतलब क्या है, 4 का पावर पे क्यूब रहेगा तो 4 या 12 नहीं होगा, ठीक है, 4 3 बार, यानी 4 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपका आंसर उस हिसाब से आएगा, ठीक है। 4 4 16 और 16 चौके कितना होता है, 16 चौके 4 चौक 24, 4 के 4 और 64, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है स्क्वायर यानी 1 का गुना 2 बार, तो 1 का गुना कितनों बार करेंगे तो वो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ तो √2 आ गया, ठीक है। अब आपको ये √2 जो है इसको हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है, ठीक है। तो हल हम लोग लिखते हैं आंसर। चलिए संख्या रेखा आपको पता है, ये होता है हमारा संख्या रेखा। यहाँ पे हम मान लेते हैं 0, ये मान लेते हैं हम -1, ठीक है। ये आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। ये -2, ठीक है, ये इधर जा रहा है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए हमारा आधार कितना है, आधार हमारा यानी बेस जो है हमारा 1 है, तो यानी हमको 0 से 1 चाहिए, ठीक है। तो हम 1 यानी एक घर जाएंगे, ठीक है। एक घर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ। अब यहाँ पे जब हम लोग आधार ले लिए 1, तो हमको चाहिए लंब भी कितना चाहिए हमको 1, ये आधार। अब लंब मतलब क्या, लंब मतलब ऊपर होता है ना, तो हमको यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लंब ऊपर जाना है तो लंब ऊपर, तो यहाँ से हम कितना लेंगे, 1 लेंगे, यानी जितना इसका डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस का यहाँ पर एक हम लंब लेंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। आप लोग स्केल से करिएगा, ठीक है ना, स्केल से करिएगा, नाप नाप के, एक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेना है और एक फिर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही लेना है, ठीक है। हम तो अभी समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आपको स्केल से ही इसको नापना है, ठीक है ना। अब हमारा आधार 1 हो गया, ये हमारा आधार हम लोग यहाँ पे क्या ले लिए, 1 ले लिए, और हम लंब भी यहाँ पे 1 ले लिए, ठीक है। इतना दूर किसी को दिक्कत नहीं। अब हम √2 यानी ये जो हमारा निकला, ये हमारा कितना निकला, √2, यानी अब हमको लेना है √2। तो 0 से ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आप मिला दीजिए, ये हमारा बन गया √2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा बन गया √2। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो आपका जो वो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाल, ठीक है, जिस पे हम लोग पेंसिल को रख के और जो सर्कल खींचते हैं उसको हम लोग प्रकाल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, इस O पे रखना है, 0 पे रखना है, ठीक है। 0 पे रखने के बाद पहले चलिए इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए O, ये जो 0 है इसको O नाम दे दिए, ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया, ठीक है। अब स्केल का प्रकाल को यहाँ पे रखना है और पेंसिल से इसको यहाँ पे एक चाप काटना है, ठीक है। यानी प्रकाल ऐसे होता है ना, ऐसे एक पॉइंट को यहाँ रखना है और पेंसिल से आपको ऐसे करके यहाँ पे एक चाप काटना है जो इस पॉइंट को टच करे, ठीक है। तो आप एक अगर चाप काटिएगा तो आपका ऐसे होगा, ठीक है। उसको डॉट 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 करके ऐसे करके वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे मिलेगा ना, ये जो चाप जो होता है, ये जहाँ पे मिलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं √2, यानी ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा है √2। अरे इतनी सी बात समझ में आई, किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आगे बढ़ें। अब हम लिख देंगे लास्ट में अर्थात बिंदु हमारा जो बिंदु है, ये इस बिंदु को एक नाम दे दीजिए, ये O है, ये A है, ये B है, तो इसको मान लीजिए P नाम दे दीजिए, ठीक है। तो बिंदु P बराबर √2, समझ में आ रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप और एक लाइन लिख सकते हैं कि बिंदु P जो है वो √2 को दर्शाती है, ठीक है, दर्शाती है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण 4। इसमें बोल रहा है संख्या रेखा पर √3 को दिखाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे √3 को दिखाना है, ठीक है। तो बनेगा वैसे ही सेम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए हमने जो इससे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें हम लोग √3 को बताए थे, तो यानी √3 क्या था हमारा, √2 को हम लोग बताए थे। तो √2 को बनाने का फॉर्मूला ये था, लेकिन अब हमको क्या करना है, √3 बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने आधार 1 और 1 लिया था, ठीक है, ताकि 1 और 1 को जोड़ के √2 हमारा आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि √3 है, तो √3 के लिए ऐसा क्या करें कि हम क्या आधार लें और क्या लंब लें कि वो दोनों मिलके हमारा √3 आए। तो आपको पता है कि अगर √2 जो होता है, ठीक है ना, √2 जो होता है, तो √2 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर √2 का स्क्वायर करते हैं तो √2 का स्क्वायर करने से क्या होता है, रूट हट जाता है और जो हमारा बाहर निकल के आता है वो सिर्फ 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो 2, और अगर हम लोग लंब 1 लेते हैं तो 2 और 1 3 मिलके हमारा √3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आधार क्या लेंगे, आधार लेंगे हम लोग √2, ठीक है। लंब हमारा 1 लेंगे और हमको लाना कितना है, √3 लाना है, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज सेम प्रोसेस, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे AO की जगह में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के हमारा बाहर निकल के आएगा सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2, और 2 और 1
3 यानी √3। तो ये हमारा क्या निकल गया, √3। ठीक है, अब इसको हम लोग संख्या रेखा पे प्रदर्शित करेंगे, सेम प्रोसेस वैसे ही। ठीक है, आपको एक लाइन लेना है, ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते थे, √2 निकालने के लिए सबसे पहले हमारा आधार जो था वो 1 था, ठीक है ना, तो हम एक आधार ले लेते हैं, आधार 1, ठीक है, यानी ये वाला। पहले हम लोग √2 को दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि √2 के बाद ही तो √3 आएगा। हमारा आधार √2 है ना, आधार √2 है यानी √2 को पहले हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 1 और यहाँ से 1, इसकी लंबाई हो गई 1 और यहाँ से इसको अगर हम मिला दें ऐसे करके तो ये हमारा बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं, ये O है, ये A है और ये B है और ये हमारा क्या है, √2 है। ये फिगर हम लोग पहले भी बनाए, पिछला वाला वीडियो में √2 में बनाने के लिए हम लोग ये फिगर बनाए थे। अब हमको क्या करना है, √3 बनाना है। √3 बनाने के लिए क्या, एक हमको ज़्यादा जाना है, यानी एक ज़्यादा जाना है, 2 में एक जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, यानी 2 में एक घर ज़्यादा जाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से आप एक लंब खींच दें यहाँ से ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री का, ठीक है, जो इस लाइन पे, यानी ये जो सीधा रेखा है इस लाइन पे सीधा हो। ठीक है, ये एक लंब हो गया है ना, कितना का, 1 का, इसका भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि हमारा लंब जो है 1 है। अब इसको यहाँ से इस पॉइंट से मिला दें, ये हमारा इस पॉइंट से मिल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, √3। समझ में आ रहा है। अब एक इस अपना एक प्रकाल को लें, उसको यहाँ पे रखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट को काटते हुए एक चाप खींचें। तो इस पॉइंट पे अगर आप एक चाप खींचेंगे तो वो आपका ऐसे बनेगा और ये मान लीजिए बिंदु Q है, ठीक है, बिंदु Q। तो ये जो चाप यहाँ पे जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं √3। ठीक है, तो आप लिख दीजिए लास्ट में, अतः बिंदु Q √3 को दर्शाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ें। इसके बाद ये देखिए, ये तो हमारा था उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से हमने ये क्वेश्चन बनाया। अब हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 का मेन एक्सरसाइज पे, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने बनने वाले क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, और ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया है, क्यों नहीं समझ में आया होगा अगर किसी को, तो वो ये होगा कि आपको यहाँ पे एक नया चीज़ देखने को मिला होगा, जो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये एक्चुअली नया था, ठीक है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मैथ एक ऐसा चीज़ है ना कि जिसको आप जितना प्रैक्टिस करिएगा ना उतना अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपने बनाना सीखा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसके मेन एक्सरसाइज पे। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।